हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट अप्रोच। आई ट्राई कि हम बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को ख़त्म करें और आपको समझ में भी आ जाए। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या सोचते थे? उनका सिंपली ये मानना था कि इकोनॉमी जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रहती है या फिर उसके बहुत आसपास रहती है। मीन्स इन सिंपल फॉर्म what classical economists believe that in a free market economy there is always a tendency of full employment equilibrium और कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा डिमांड के कम होने का। मीन्स देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एवर इन द इकोनॉमी, या फिर आप कह सकते हो कि जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा जो है वो उसके लिए डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो यही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो मानते थे। ठीक है, यही एक डिफरेंस था कीन्स में और क्लासिकल में भी, कि कीन्स का ये मानना था कि जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है, वो उससे नीचे भी हो सकता है मींस अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी, या उसके ऊपर मींस ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो सकता है। बट कीन्स को हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो क्लासिकल का मानना आपको समझ आया कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन जो है वो रह सकती है, इक्विलिब्रियम आपका एस्टैब्लिश होगा। अब उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया है अपने दो अप्रोचेस के साथ में। फर्स्ट उनके पास अप्रोच है वो है आपके पास सेज लॉ। ठीक है, जो सेज का लॉ है वो भी हम बात करेंगे। और दूसरा है आपके पास में वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास में जिसको हम अब ये भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सेज लॉ। पहली बात तो इसको सेज लॉ क्यों कहते हैं? बिकॉज जो से थे, ये जो से थे एक्चुअली में ही वॉज अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। ओके, ही वॉज अ फ्रेंच इकोनॉमी, उनका पूरा नाम जे.बी. से ये था। तो हम क्लासिकल की थ्योरी को इन्हीं दोनों पॉइंट से डिस्कस करेंगे। तो जो सेज लॉ है वो आपका क्या कहता है? इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। तो सेज लॉ यानी कि जेबी से, तो अकॉर्डिंग टू से लॉ वो क्या कहते थे? इनका एक थॉट था, वो क्या था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये इसका जो मेन कोट लगा लीजिए, थॉट लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करती है। तो वो इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? वो एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि जब आपका सप्लाई इंक्रीज होगा, मींस जब आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज होगा। क्योंकि यार अगर मैं लेबर हूँ, अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, देन आई गेट वेजेस, तो मेरा इनकम लेवल इंक्रीज होगा। अब उस इनकम लेवल के इंक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होंगे, एग्रीगेट डिमांड आपका इंक्रीज होगा। तो सप्लाई जब इंक्रीज हुई तो अल्टीमेटली क्या हुआ? डिमांड भी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो हो गई पहली चीज तो आपके पास में प्रूफ कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। So there is no problem of deficiency of demand, means the process of capital accumulation and the expansion of production capacity। ठीक है, कि आप कैपिटल एक्यूमुलेट भी किए जा रहे हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज भी किए जा रहे हो, उसको आप एक्सपेंड किए जा रहे हो, और वो कब तक एक्सपेंड होती रहेगी? टिल एवरीवन गेट्स एम्प्लॉयमेंट। जब तक सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता वो प्रोसेस जो है वो आपका कंटिन्यू चलता ही रहेगा। मींस जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना ही तो वो अनयूटिलाइज रहने वाली है, ना ही वो अंडर यूटिलाइज रहने वाली है। बिकॉज यहाँ पे जो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है उसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है उनके पास में। क्योंकि जो सप्लाई है, आप सप्लाई को इंक्रीज करते जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट तब तक इंक्रीज करोगे जब तक कि सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता है। क्योंकि उनका सिंपल सा है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे वो ओवर प्रोडक्शन की एक चीज रखते थे, कि ओवर प्रोडक्शन आप कर सकते हो, क्योंकि जब आपका ओवर प्रोडक्शन होगा, आप सप्लाई आप कर रहे हो, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। वो मैंने आपको भी बताया कैसे होगी, क्योंकि सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम, इनकम लीड्स टू कहते हैं ना इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी कि जो आपका गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिमांड आप कह लीजिए कि वो इंक्रीज हो जाएगी आपके पास में। तो ओवर प्रोडक्शन है, उनको कोई चलता है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। तो ये सेज लॉ का एक बिलीव था यहाँ पे। अब एक चीज है इसके अंदर, देखो मेरे पास लेट्स सपोज अगर 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपए है मेरे पास में। अब 100 रुपए में मैं दो ही काम करने वाली हूँ, या तो मैं कंज्यूम कर रही हूँ 100 रुपीज को, या फिर मैं सेव कर रही हूँ। यही दो ऑप्शंस होंगे हमारे पास में कि यार मैंने 30, 40, 50 जितना भी मेरे को कंज्यूम करना था मैंने कंज्यूम कर लिया। अब उसके बाद में रिमेनिंग अमाउंट मेरा सेव हो रहा है। अब लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, देखो अब क्लासिकल यहाँ पे भी क्या बोलते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, कि वो यहाँ पे भी हमारे क्या बोलते थे, सर जी, इकोनॉमिस्ट जी, कि जो सेविंग भी आपके पास में हो रही है अल्टीमेटली वो सेव करके ऐसा नहीं है कि वो मनी सप्लाई में से वो चीज निकल गई है, वो ऐसा नहीं है कि वहां पे लीकेज हो रहा है मनी का, नहीं। वो ये बोलते थे कि जो सेविंग अमाउंट है अल्टीमेटली वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे इकोनॉमी में दोबारा से इन्वॉल्व होगा।
कि जितना भी आपका अमाउंट है कि आपका 100 रुपीज है, अगर आप 40 कंज्यूम कर रहे हो, 40 रुपीज को कंज्यूम कर रहे हो, वो तो यहाँ पे हो ही रहा है आपके पास में, उसकी तो डिमांड हम क्रिएट कर ही रहे हैं। तो रिमेनिंग आपके पास में जितना भी परसेंट जो वो सेव के इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं वो आपका इकोनॉमी में ही जाएगा, बट एज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी तो अल्टीमेटली हमारे लिए वो डिमांड ही हो गई है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली जब आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा है ना कि सारी चीज अल्टीमेटली घूम के हमारे पास में प्रोडक्शन के वहां पे चली गई, तो दोबारा से आ गए हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कि अगर जो अमाउंट हमने कंज्यूम किया वो तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो ही रहा है, बट जो हम सेव कर रहे हैं वो हम सेव नहीं, वो इन्वेस्टमेंट की तरह आपके पास में आगे जा रहा है। अब जो इन्वेस्टमेंट के उसमें जा रहा है वो भी तो आपका डिमांड ही हुआ ना अल्टीमेटली, जब आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा हुआ है। तो दोबारा से हम क्या यहाँ पे आ गए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम दोबारा से आ गए। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्लासिकल जो इनके 2 असम्पशंस थे। पहला असम्पशन क्या है आपके पास में कि कभी भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम नहीं होगा, आपके पास में डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड नहीं होगा, हमेशा ही एक टेंडेंसी रहेगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, हमेशा एक टेंडेंसी रहेगी, डिमांड हमेशा आपकी रहेगी। बट एक दूसरा असम्पशन ये भी है कि इन केस अगर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाती है, किसकी वजह से, सेव होने की वजह से, जो एग्रीगेट डिमांड है अगर वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड किसकी वजह से यहाँ पे कम हुआ, जो हमने सेव कर लिया था एक पोर्शन, बट जो सेविंग वाला पोर्शन है हमारे पास में वो सेविंग वाला पोर्शन भी इकोनॉमी में ही जा रहा है, यानी कि देयर इज नो लीकेज ऑफ एनीथिंग इन द इकोनॉमी। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो लीकेज हो रहा है इन द मनी फ्लो कॉज्ड बाय द सेविंग्स, की जो लीकेज हो, लीकेज मीन समझते हो कि इकोनॉमी में से पैसा निकल जाना, तो जो लीकेज हो रहा है मनी फ्लो में वो कवर अप कौन कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उसको कवर अप कर देता है वहां पे। तो ये जो थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के 2 असम्पशंस थे से लॉ के अंदर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और आ जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल, मतलब ये क्वेश्चन है कि वो दोनों इक्वल कैसे हैं। तो द सिंपल आंसर इज इट इज बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो कैसे, वो देखो, जब आपका सेविंग जो है वो इंक्रीज होगा, सेविंग जब इंक्रीज होगा तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका डिक्लाइन होगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी वजह से क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा। ओके, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन। एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, and that brings the equality of saving and investment expenditures. So ultimately it is rate of interest that brings the equality between the saving and the investment expenditures. Okay, so the all of things brings the full employment in the economy. So it is rate of interest. So basically अब यहाँ पे है क्या आपके पास में कि जो भी आपका विड्रॉल हुआ है मनी फ्लो में से, जो भी आपका विड्रॉल हुआ है कंजम्पशन में, एग्रीगेट डिमांड में, जो भी आपका मनी में वहां पे विड्रॉल हुआ था वो कहाँ पे हुआ, वो दोबारा से इकोनॉमी में आ चुका है एज ए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अल्टीमेटली गारंटी करता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इन द इकोनॉमी। ये आपका से लॉ था। अब इसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट हमारे पास में कौन सा था, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में क्या है, तो यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं सो इट इज नॉट सोनली डिपेंड ऑन द एग्रीगेट डिमांड, कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे एक और फैक्टर है जो फुल एम्प्लॉयमेंट में समहाउ कंट्रीब्यूट करता है या फिर जो डिसाइड करता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, वो है आपके पास में वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या है, वो ये चीज है कि हमेशा वो कहते हैं वी कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एग्रीगेट डिमांड। सो इफ द डिमांड ऑफ द गुड्स डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द फॉल इन इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो कि अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से, सो इट डजंट मीन कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड तब भी कम हो रही है, तब भी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो स्टैब्लिश रह सकता है, वो बरकरार रह सकता है अपने पॉइंट पे जहाँ पे वो है। किसकी वजह से, प्राइसेस के कम होने की वजह से। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या कहता है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, कि अगर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नीचे होने का एक पॉइंट आ रहा है, वो किसकी वजह से, कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, तो वहां पे क्या पॉइंट है कि जो प्राइसेस है वो नीचे चले जाएंगे। अब प्राइस नीचे होंगे तो आपको पता है कॉमन चीज कि अगर प्राइस डाउन होंगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है, जो डिमांड है वो फिर से राइज होगा आपके पास में, डिमांड राइज होगा तो अगेन फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एस्टेब्लिश रहेगा आपके पास में। तो ये था आपका पहली बात में
प्राइस से रिलेटेड कंसेप्ट कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड कम होता है ड्यू टू द फॉल इन इन्वेस्टमेंट, तो आपके जो प्राइसेस है वो क्विकली नीचे चले जाएंगे ताकि जो डिमांड है आपका वो कंटिन्यू रहे, डिमांड जो है वो आपका नीचे ना जाए, वो आपका इंक्रीज हो जाए दोबारा से और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो जाए। सो इसको हम शॉर्ट में कैसे बोलेंगे कि इन स्पाइट ऑफ डिक्लाइनिंग इन द एग्रीगेट डिमांड, तब भी आपका जो रियल आउटपुट है, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, वो नीचे नहीं जाएगा। वो नीचे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने प्राइसेस को नीचे कर दिया। तो जो इकोनॉमी है हमारे पास में ये सेल्फ करेक्टिंग है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये आता है कि प्राइसेस को कितना नीचे लेके जाए या फिर वो किस तरीके से प्राइसेस उनके डाउन जाएंगे, क्योंकि भाई अब उनको किसी ना किसी तरीके से तो हमें प्राइसेस को नीचे करना ही करना है, क्योंकि अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चाहिए तो प्राइसेस को नीचे लेके जाना पड़ेगा बिकॉज डिमांड नीचे हो रही है। तो प्राइसेस नीचे कैसे जाएंगे? उनको अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो जिसकी हम बात कर सकते हैं, हमारे पास में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम कह सकते हैं लेबर, वो अपनी लेबर कॉस्ट को कम करेंगे या फिर आप कह लीजिए उनके वेजेस को कम करेंगे, क्योंकि अब उनको अगर प्राइसेस को डाउन करना है तो उनको अपनी कॉस्ट को कहीं से तो नीचे करना पड़ेगा। तो वो लेबर के वेजेस जो हैं वो उसको नीचे कर रहे हैं हमारे पास में। अब लेबर के वेजेस रिड्यूस होंगे, लेबर की डिमांड कम हो रही है आपके पास में, क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो रही थी, हमने तभी तो प्राइसेस को नीचे किया है। तो वेजेस नीचे जाने की वजह से आपके पास में लेबर्स का इशू आ रहा है। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जो लेबर जो है, जो भी लेबर आपका डिपार्टमेंट है जो रिड्यूस्ड वेजेस पे काम नहीं करना चाहते, उनका है कि भाई हम रिड्यूस वेजेस पे काम नहीं करेंगे। जो भाई नहीं करना, मेरे वेजेस नीचे कर दिए, नहीं कर रही मैं काम, नहीं कर रहा मैं काम, उनको वो कहते हैं हम उसको अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। वो उसको बोलते हैं कि दैट विल बी टर्म्ड एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आप समझते हो, वॉलंटरी अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयमेंट होना। वो कहते हैं कि हम तो आपको वेज रेट दे रहे हैं, आप इस अवेलेबल वेज रेट पे अगर काम नहीं करना चाहते, दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का सिंपल सा एक थॉट है कि जो भी अवेलेबल वेज रेट पे काम करना चाहता है उसको जो है उस पे काम मिलेगा ही मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टैब्लिश रह सकता है आपके पास में, और जो उस अवेलेबल वेज रेट पे काम नहीं करना चाहता, दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज द अनएम्प्लॉयड पर्सन बिकॉज दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये था आपका वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी आप समझते हो ना, चीज का चेंज होना, फ्लेक्सिबल होना किसी चीज में। तो हमने वेजेस को, प्राइसेस को चेंज करके फुल एम्प्लॉयमेंट को एस्टैब्लिश किया है यहाँ पे। सेज लॉज के अंदर इनका कोई रोल नहीं था, उसका सिंपल था कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिमांड आपका चलेगा, आप प्रोडक्शन करते जाओ, आप एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट रखो, प्रोडक्शन आप बढ़ाते जाओ, ओवर प्रोडक्शन करो, स्टॉक करो, वो निकल ही जाना है, डिमांड क्रिएट होगी और वो जो स्टॉक है सारा का सारा रिलीज होएगा, सब कुछ सेल हो जाएगा। तो ये था सेज लॉ का। आई होप कि आपको क्लासिकल के दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आए होंगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।